हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो आपका सबसे पहले सेट स्टार्ट हो रहा है वो करंट अफेयर से ही मैं स्टार्ट करूंगी। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आयुर्वेद दिवस 2022 किस तिथि को मनाया जाएगा? तो आयुर्वेद दिवस 2022 ये मनाया जा चुका है 23 अक्टूबर को। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर 23 सितंबर आया है, तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर आया है 23 दिसंबर, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 से लेकर 7 सितंबर तक हमने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस को मनाया है। ठीक है ना? तो भाई ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 का जो पहला चरण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया या कहाँ पर हुआ है? चलो फटाफट आंसर करेंगे आप लोग कि विश्व कौशल प्रतियोगिता जो है 2022 का जो पहला चरण है ये कहाँ पर हुआ है? अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका आयोजित हुआ है, बर्न किसकी राजधानी है बेटा? बर्न। बताओ बर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड में ही क्या हुआ है? इसका पहला चरण आयोजित हुआ है। अब गेम्स यहाँ पर आया है, प्रतियोगिता आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं और मैं ऐसे कुछ भी चीज़ आपको नहीं कराती हूँ जो कि फालतू हो। तो सबसे पहले एशिया क्रिकेट कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? एशिया क्रिकेट कप 2022 इसका आयोजन यूएई में हुआ था, जिसमें विजेता रहा था कौन? श्रीलंका ने इसे जीता है। ठीक है ना? रणजी ट्रॉफी 2021-22 जिसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है और विजेता रहा है मध्य प्रदेश, और उपविजेता यानी कि हारा कौन था? मुंबई था। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग आपसे पूछ सकता है, इसका आयोजन महाराष्ट्र और अहमदाबाद में हुआ था। जो जीता था पहली बार बनी टीम गुजरात टाइटंस, और राजस्थान रॉयल इसमें हार गया था। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। इसमें जो जीती थी टीम वो है ऑस्ट्रेलिया की, जो हारी थी वो है इंग्लैंड की टीम। 14th अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ है और जीता कौन है? भारत। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा ये तो क्रिकेट से हो गया है। बैडमिंटन का देख लो, मलेशियाई ओपन 2022 का जो पुरुष वर्ग है इसमें किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। और महिला एकल खिताब जीता है रेचानाक एथानान ने। एक है सिंगापुर ओपन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर ओपन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगापुर ओपन 2022 हमारे इंडियन वुमेन पीवी सिंधु भारत से विजेता रही हैं। उबेर कप 2022 जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, जिसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, और दक्षिण कोरिया ने उबेर कप को जीता है और चाइना इसमें हार गया था। एक है थॉमस कप, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। इसका आयोजन कहाँ हुआ 2022 में? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। और विजेता कौन रही है? पहली बार इसमें भारतीय टीम क्या रही है? विजेता रही है। एक होता है स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि बैडमिंटन से ही है। इसमें जो पुरुष वर्ग में एकल विजेता रहे हैं जोनाटन क्रिस्टी रहे हैं, और महिला वर्ग में हमारी पीवी सिंधु रही हैं। तो आप लोगों को भाई याद रखना है। एक है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 का, महिला में जो हमारी इंडिया की खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, इन्होंने जीता है। ठीक है ना? तो भाई ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक आपका डुरंड कप आता है। डुरंड कप का संबंध किससे है? जीएस का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का बनता है, फुटबॉल से है। जीता कौन है इस बार? 2022 में बेंगलुरु एफसी ने जीता है और मुंबई सिटी एफसी इसमें हार गई थी। एक है महिला सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 भारत ने जीता है। महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 इंग्लैंड ने जीता है। अब 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? मल्लपुरम केरल में हुआ, जिसमें केरल जीता है और पश्चिम बंगाल हारा है। तो भाई ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब हॉकी की बात करूं तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता रहा है दक्षिण कोरिया, और महिला विजेता रहा है जापान।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट ही कराती हूँ। एक है स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है जो कि 2022 में हुआ है, जिसमें कैस्पर रूड क्या रहे हैं, विजेता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतियोगिता आया था तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। उबेर कप और थॉमस कप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ग्रीन शिप, रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? बताइएगा कहाँ पर आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। ऑप्शन डी। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाटिक बब्बरशेर के लिए फेमस है। आगे है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास किस मंत्रालय से संबंधित है? सो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का डी, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री से इसका रिलेशन है। सितंबर 2022 में देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। अब मुझे ये बताना कि देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित हुआ है सितंबर 2022 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कौन से, ये है कहाँ पर, है ना, कहाँ है इंडिया के अंदर, वो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है इसका गठन कहाँ पर किया जाएगा? 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपका क्या आया है? प्रथम से आया है। तो प्रथम से आप लोगों को चीज़ें और भी याद रखनी है, मैंने कराया भी है। जैसे हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौल गांव बना है ना। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? गोपिका गोविंद बनी है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? काजीरंगा बना है। इसके अलावा भारत का पहला वन चिकित्सा, देखो वही वन विश्वविद्यालय तो स्थापित होगा तेलंगाना में, और वन चिकित्सालय की बात करते हैं, वन चिकित्सा केंद्र की, तो वो रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में खोला गया है। क्लियर है ना? तो मैंने आपको भारत और विश्व में पहला कराया हुआ है, नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हाइड्रोजन के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है, वो जो लक्ष्य है वो उसका उत्पादन का लक्ष्य क्या है? हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य क्या है, यानी कि कितने टन है? 5 मिलियन टन है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली पहली सेना किस राज्य या संघ राज्य की पुलिस बन गई है? दिल्ली पुलिस बनी है। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विमान प्रदाता कंपनी ने अपने अगले 5 साल के प्लान को विहान.ai नाम दिया गया है? एयर इंडिया। रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक पीसी बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए। आगे क्या है यहाँ पर? ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सबके चहेते विराट कोहली। मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 8,462 झीलें डेवलप की गई हैं? तो ये कारनामा कर दिखाया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ककाडू बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, ककाडू बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? सो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसी बात पर जीमैक्स 6 2022 भी भारत और जापान के बीच में हुआ है, जिसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। नौसेना इसमें शामिल थी। और ककाडू अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था इस बार, नौसेनाओं के बीच में ये हुआ है। एक है वोस्तोक,
वो है ना, ठीक है, वोस्तोक। वोस्तोक अभ्यास 2022 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। रशिया के बीच में हुआ है, रशिया में हुआ था, थल सेना में। उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत और मलेशिया के बीच, मलेशिया में हुआ है, वायुसेना के बल। 13वां वज्र प्रहार अभ्यास 2000 प्रहार जो है अभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच, इस बार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ, थल सेना के बीच। और इसके अलावा अल नज़ाहा भी है जो भारत और ओमान के बीच में हुआ है, राजस्थान में। सी गार्जियन 2 2022 चाइना पाकिस्तान के बीच, संघाई के पास सैन्य बंदरगाह पर नौसेनाओं के बीच हुआ। एक्स संप्रीति जो है ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश, थल सेना। तो ये किसी दिन आप लोगों को पूरा एक टॉपिक मैं कवर करा दूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नॉमिनेट किया है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। किस राज्य में स्थित? किबिथू सैन्य शिविर, सैन्य गैरिसन शिविर का नाम विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। तो जैसे आप जानते हैं किबिथू हमारा जो भारत है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, उत्तरी बिंदु सियाचिन। ये जो गुहार मोती है ना, कभी कभी यहाँ पर सरक्रिक दे देता है, ठीक है ना, तो वो आपको याद रखना है। और उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा है? इंदिरा कोल है, और कहीं कहीं पर आपको इंदिरा कोल ना देके सियाचिन दे देता है, तो दोनों याद रखना है। भारत की मुख्य भूमिका पूछेगा तो मुख्य भूमिका तो क्या है? केप कैमोरिन, जिसका अन्य नाम कन्याकुमारी है। और केवल भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो वो अंडमान निकोबार में, जो निकोबार का ग्रेट निकोबार है, वहां पर है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सिन पॉइंट, है ना, लाहेचिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो किबिथु अरुणाचल में है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। आगे है, भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? मुकुल रहतोगी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, द्वारका एंड शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया, वे किस राज्य के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल को लॉन्च किया है? मेघालय ने किया है, ऑप्शन बी। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। अच्छा, कमेंट करके ये बताना कि मेघालय किस कंट्री के साथ, किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और कितनों के साथ बनाता है। देखते हैं कौन आंसर करता है। आगे है, पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सेतु कार्यक्रम की शुरुआत पीयूष गोयल जी ने की है, लेकिन किस देश में? अमेरिका। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो इसके तो ये हो गए हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट करते रहो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए मेरे पास, कराने के लिए, तो आप डोंट वरी, बिना टेंशन के आप अपना काम करते रहो। आपको कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से चल रहा है उसी को आप यहाँ पर कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि बुकें भी आप कितना परचेज करोगे, जब हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं तो फिर फालतू खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो चलो भाई, हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका, इसी को करते हैं पहले, पॉलिटी को, है ना। आज भी मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस रखे हैं और साथ में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है। तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? जब भारत का विभाजन हुआ, भारत विभाजन के बाद आपसे पूछा है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर 299। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष, देखो भाई, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, और उसमें सबसे वरिष्ठ जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इन्हीं को वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो अस्थाई अध्यक्ष बने थे, ना कि परमानेंट बने थे। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से बैठक होती है, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वहाँ पर क्या बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे क्या है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त, तो मैंने कहा है 9 दिसंबर के 2 दिन बाद ही
आइडिया लगा लो भाई, 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर के 2 दिन बाद क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 13 दिसंबर को। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री का नाम अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? झंडा समिति के अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि झंडा समिति के 2 ऑप्शन दे रही हूँ। एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इसके आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन 2 में से आपको आंसर करना है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी प्रियम्बल को कहा जाता है, अर्थात प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख इस अनुच्छेद में है, 368 में है। कितनी बार संशोधन किया जा चुका है अब तक प्रस्तावना में? सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। आगे है यहाँ पर, और जो आपका संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन हुआ है उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं। फटाफट बताओ मुझे वो कौन से 3 शब्द हैं। आगे है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। कुछ काम तो आपको भी करना चाहिए, और जितना चीज़ों को आप लिखोगे उतना आपको याद रहेंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जितना भी क्वेश्चन के बारे में पता है उसे आप निकालिए, है ना। मैं तो लॉन्ग वीडियो ना जाए इसलिए कम कराती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर बोर होने लग जाते हो आप लोग। सो 8 का आंसर डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। भारतीय संसद का निर्माण हुआ था। भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? 1927। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं कौन? अभी दिलाई थी, किसने दिलाई थी? 13 का डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और जब हमारी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी तब NV रमना हमारे 48 नंबर के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा कब गठित हुई थी? 1946। भारतीय संविधान का निर्माण में जो समय लगा है वो समय कितना है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। शिमला समझौता कब हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। शिमला समझौता कब हुआ है? 1972 में, ऑप्शन सी। क्या 1972 में शिमला समझौता हुआ था? जल्दी बताओ भाई, कमेंट कीजिएगा आप। शिमला समझौता कब हुआ है? 1972। बताओ भाई, बिल्कुल सही है। कब? ये जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, कब? 1971 में। उसके बाद ये समझौता हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? सो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि मैम इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, जर्मनी की हमने संविधान से ग्रहण करे हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन डी, 1931। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन ए। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? मैंने कल आपको भाग बताया था ना
कि जो अनुसूची बताई थी, हाँ, वो भाग नहीं था, अनुसूची बताया था। तो मूल संविधान में जो टोटल भाग थे, देखो भाई, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऑप्शन ई। और वर्तमान में कितने भाग हैं अगर आपसे ये पूछ ले तो 25 के आसपास हैं, ऑप्शन उसमें आपको देखना पड़ेगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है, अगर बेचा यहाँ पर पूछता तो मूल में तो तब भी वो गलत होता है ना। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है टोटल अभी, तो आंसर हो जाएगा भाई 12। अगर यहीं पर मूल संविधान पूछ लेता, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 11वीं 12वीं तो मैंने आपको कल कराई भी है, कराई है नहीं कराई है, कराई है, ठीक है ना। तो संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5 है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, 25। 25 है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भाग 3 को कहते हैं सबसे विस्तृत लिखित संविधान वाला देश कौन सा है, सबसे विस्तृत, सबसे छोटा तो अमेरिका का है और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो है हमारे देश भारत का, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे है नए राज्यों का गठन एवं उनके नाम में परिवर्तन कौन करता है, संसद करती है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया। अच्छा, 2 क्वेश्चन ना गोवा से बनते हैं जिनका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। एक है गोवा मुक्ति दिवस, है ना, गोवा मुक्ति दिवस, दूसरा है गोवा का स्थापना दिवस। ये मैं इसलिए बोलती हूँ आपको बताने के लिए ताकि चीज़ें आपके माइंड में जो इम्पोर्टेंट है वो रह जाएं, है ना। कि हाँ, अगर एग्जाम में आप सोचो यार मैम आ जाए क्या, आपसे पूछेगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, अरे हाँ मैम ने तो बोला था बताने के लिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या कर जाती हैं, हिट कर जाती हैं। तो गोवा मुक्ति दिवस और गोवा का स्थापना दिवस, तो ये 19 और 30 में डेट भी बता रही हूँ, एक तो 19 है एक है 30। अब मंथ बताओ मुझे, मैंने इतना इजी कर दिया है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्या है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 29 का, ऑप्शन डी। दिल्ली को राजधानी हेतु पूर्ण दर्जा कब मिला था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है, वेरी इजी, है ना। 31 का बी, जनता। भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन भारत में कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन के हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कल बताया था ना, सारी चीजें मैंने स्रोत बताए थे आपको पहले वाले में, पहले सेट में, अमेरिका से लिए गए। भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण करे हैं, तो मौलिक कर्तव्य भी बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 8 जोड़ने की उन्होंने की थी लेकिन 10 जोड़े गए थे। फिर आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां जोड़ा जाता है और वर्तमान में क्या है आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपके ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या ये मूल संविधान में थे, ये क्वेश्चन आपका आता है। क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे, अगर मूल संविधान में होते तो हम बाद में इनको क्यों जोड़ते, है ना। तो ये ध्यान रखना है, रशिया से लिए गए हैं, तो ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें संशोधित करके बाद में जोड़ा गया है। आगे है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय करा रखा है, इसके बारे में ना मत करना, कराया है ना। तो आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस में। पंचवर्षीय योजना किस देश से ग्रहण की गई है, बताओ भी। पॉलिटी का भी बन गया है, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन बन गया है। तो अभी हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे, वहीं से हमने रूस से ही लिया है पंचवर्षीय योजना को। अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2022 में किसे दिया गया, जल्दी से बताओ भाई।
अर्थशास्त्र का नोबेल 2022 में किसे दिया गया है? बताओ जल्दी से, कमेंट करो भाई। तो सबसे पहले तो अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है 1969 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। और 2022 का भी दिया जा चुका है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल का शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये नोबेल अवार्ड्स आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएंगे, जितने भी कराए गए हैं। फिलहाल इसका आंसर, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो 1969 से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। नेक्स्ट यहाँ से और क्या पूछ सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कमेंट कीजिए। राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934, 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। इसलिए 1 अप्रैल को हम इसका स्थापना दिवस मनाते हैं और 1 अप्रैल को ही हम उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? 1964, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर लॉक करा जाए। नेक्स्ट है LIC की स्थापना कब हुई है? LIC 1956, ऑप्शन डी यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है गोल क्रांति किससे संबंधित है? सो गोल आलू कैसा होता है? गोल गोल होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आलू। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो आपका मछली है वो कहाँ रहती है? नीले नीले वाटर में, जो शुद्ध वाटर होता है, कुछ इसी तरीके का चमकता है ना, तो मछली ऑप्शन ए। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कल ही बताई है। दूध कैसा होता है? सफेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? हिंदी में बता देती हूँ, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, और इंग्लिश में से कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ मुझे जल्दी से। CSO, ऑप्शन ए। आगे है चलैया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारे से है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिला है कब? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रेल बजट को सामान्य बजट से कब जोड़ा गया है? पहले सामान्य बजट और रेल बजट अलग अलग हुआ करता था, लेकिन एक साथ इसे कब से जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 ए हो जाएगा 2017। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ है? सितंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि ICICI बैंक की स्थापना कब हुई है? 1994। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब हुई है? 1974। राज्य सरकारी बैंक को वित्तीय कौन प्रदान करता है? RBI। यूरो किस देश की मुद्रा का नाम है? यूरो। जर्मनी। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? भूटान की मुद्रा। नगुल्ट्रम। निक्की किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? निक्की। टोक्यो। संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री डो जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? न्यूयॉर्क का। नॉस्टैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? नॉस्टैक। अमेरिका। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकन क्या होता है? GDP होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे है भारत में वैट कब से लागू? भारत की बात हो रही है।
1 अप्रैल 2005 को हुआ है। और आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड में कब से लागू हुआ है। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ। और 1 साल के बाद हम हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 1 जुलाई 2017 को इसका लागू हुआ था और 1 जुलाई 2018 से इसका स्थापना दिवस मनाना शुरू हुआ। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। मोरारजी देसाई है। 28 का बी हो जाएगा। आगे है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। जल्दी से आंसर करेंगे 29 का। एंड करेक्ट आंसर होगा AR के सन्मुखम सेठी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था। 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। पैन नंबर देने की संतुति किस समिति ने दी थी। महावीर त्यागी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई है। 1999। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग पशु थ्योरी किसने दी थी। बिग पुश थ्योरी। तो बिग पुश थ्योरी जो है ये R. रॉडन ने दी थी। आगे है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों के हो गए हैं। इसके बाद आप लोगों के आते हैं हिंदी की क्वेश्चंस। आप फटाफट आंसर दीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। पहचान करें भाई। तो ए प्रत्यय लगे शब्द ए क्या आपको नजर आ रहा है, कविताएं, ऑप्शन डी। आगे है आपका निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है। तो उभयलिंगी शब्द कौन सा नहीं है। दही उभयलिंगी शब्द नहीं है। अब मुझे ये बताओ, दही अगर उभयलिंगी नहीं है तो दही कैसा है, एक वचन है या बहुवचन है। फटाफट कमेंट कीजिए क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी है दही। जल्दी से कमेंट करो आप लोग। नेक्स्ट है आप लोगों का। तो इससे पहले क्या करना है भाई, चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि अगर कोई भी वीडियो आए तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आप उससे सीधे लिंक आएगा आपके पास, क्लिक कीजिए और देख सकते हैं। आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक, आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। तो आप ये काम ज़रूर कीजिए भाई। अब ज़बरदस्ती तो नहीं है, जिसका मन है वो करे, है ना। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व तो बताओ जल्दी से, यहाँ पर स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी से, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो संज्ञा बता देती हूँ। संज्ञा आप जानती हैं कि आपने वो डेफिनेशन पढ़ी ही होगी। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या फिर नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद पूछेगा तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक, जैसे सुषमा, राम, श्याम, है ना, और पंकज, इस तरीके से। जातिवाचक संज्ञा दूसरा हो जाता है जो किसी जाति को डिनोट करता है, जैसे बालक, बालिका, औरत, आदमी। समूहवाचक की बात करें, जो संज्ञा किसी समुदाय का बोध कराती है, जैसे आयोग है, परिवार है, सभा है, सेना है, संसद है। भाववाचक में जैसे है किसी गुण, भाव, दशा का बोध करे, जैसे क्रोध है, गुस्सा है, ममता है। ये क्या है आपका भाववाचक है, भाव, है ना। द्रव्यवाचक वे पदार्थ जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ से बनी वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे तांबा, सोना, धुआं, है ना। अब आंसर करो, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सी, भाववाचक। संज्ञा का प्रकार नहीं है तो मैंने संज्ञा के प्रकार आपको बताए हैं। वी जे एस
बी डी। VJSBD, VJSBD यानी कि व्यक्तिवाचक, J से जातिवाचक, X से समूहवाचक और B से भाववाचक, D से द्रव्यवाचक। देशवाचक कहीं पढ़ा नहीं, ऑप्शन सी। आगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक में कौन कौन सा आएगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। गुण और दोष आते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताओ। राष्ट्रीयता हो जाती है, ऑप्शन डी। आगे है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित है बुढ़ापा, बुढ़ापा में बताओ कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। सो संज्ञा है यहाँ पर आपका क्रोध। क्रोध एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो नदियों के नाम, तो क्या है भाई, ऑप्शन सी 9 का सी यमुना। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो 10 का ऑप्शन सी सुंदर। सुंदर क्या है, मुझे जल्दी कमेंट करो, कौन सी संज्ञा है सुंदर में। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई। नेक्स्ट मिठास होता है, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है बच्चे, जातिवाचक जो जाति को डिनोट कर रहे हैं, नदी। नदी तो बहुत सारी होती है ना, एक नदी की बात तो नहीं हो रही है, तो जाति को डिनोट करता है। नेक्स्ट है वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराती हैं, क्या कहलाते हैं, भाववाचक। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, चोर। चोर किस संज्ञा, तो चोर एक जाति है, चोर एक जाति है, ऑप्शन ए। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, 16 का ऑप्शन ए शत्रुता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक। विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से स्वास्थ्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो नहीं है आपसे पूछा है, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी औरत। औरत आपका जाति को डिनोट करती है। देखो भाई सर्वनाम आया है, तो संज्ञा आपने पढ़ लिया है, अर्थ के आधार पर 5 भेद पढ़ लिए हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके जो भेद होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में जो सर्वनाम स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले आते हैं वह पुरुषवाचक होते हैं। और जो पुरुषवाचक है ना, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक, जहां पर भी यह, वह, वे, ये उदाहरण होते हैं निश्चयवाचक के, है ना। जिन शब्दों से निकट या दूर के व्यक्ति व वस्तु के निश्चयात्मक संकेत यानी कि निश्चित हो जाए कि वो कौन है, तो वहां पर आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। जिससे निश्चय ही नहीं हो वो अनिश्चयवाचक हो जाता है। प्रश्नवाचक आप जानते ही हैं। संबंधवाचक, जिन सर्वनामों से किसी के संबंध स्थापित होते हैं या किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक कहा जाता है। एक होता है निजवाचक, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं तो वहां पर निजवाचक होता है। अच्छा, संबंधवाचक में जो सो इसका उदाहरण होता है ना। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ इसका उदाहरण होता है। अब आंसर करो फर्स्ट क्वेश्चन का। सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6, संज्ञा 5। यह और वह किस प्रकार की सर्वनाम है। निश्चयवाचक, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है मैं उत्तम पुरुष, एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप क्या होगा। मैं उत्तम पुरुष, इसका हम बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा हम। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन, अन्य से वह, अन्य में वह आपने पढ़ा ना, उत्तम मध्यम और वह, है ना। अंत क्या था, उत्तम मध्यम और अन्य।
नेक्स्ट, तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पर उससे पहले आपने सुना ही होगा, क्या सुना है, जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार आप पढ़ रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है, यानी कि कल आपका एग्जाम है, ऐसे पढ़ो। यकीनन इस सोच के साथ अगर आपने तैयारी करी है तो आपने एक अलग लेवल को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर है और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये मत सोचो कि एग्जाम 18 को है, ये सोचो कि कल ही है और मुझे कल ही जाना है, तो उसी हिसाब से तैयारी भी करो। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, संधि आपका आ गया है। तो संधि आप जानते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है। मेल मतलब जब दो वर्णों का मेल होता है, तो दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि, है ना। तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं संधि। और जो संधि है, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन 3 में से जो आपकी स्वर संधि है, इस संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। चलो क्वेश्चन का आंसर, तल्लीन शब्द का सही, यहाँ पर तल्लीन पे सबसे पहले बताओ कि संधि कौन सी है, और पहले इसका संधि विच्छेद करो फिर संधि बताओ। तो इसका होगा तत् प्लस तत् धन लीन, तत् प्लस लीन, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव का संधि विच्छेद, जल्दी कमेंट करो भाई, सदैव का संधि विच्छेद। और इसमें संधि है वृद्धि, ऑप्शन सी डबल मात्रा। वागजाल का संधि विच्छेद कौन सी संधि है, कमेंट करो। वाक धन जाल, कमेंट में बताना है कि वागजाल में कौन सी संधि है। द्वापी, द्वापी में बताओ कौन सी संधि है, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। आंसर हो जाएगा 9 का बी, द्व प्लस अपी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद, अति धन अधिक। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, निरंतर विसर्ग संधि का क्या है, ये उदाहरण है। इति धन आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए यण संधि। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, मनोहर, विसर्ग संधि। पुरस्कार में कौन सी संधि है, संधि आपको उस चैनल पर कराऊंगी जल्दी। 14 का आंसर सी विसर्ग संधि पुरस्कार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। सो सत प्लस आचार, 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह, अनधिकृत, अन धन अधिकृत। कपि प्लस ईश, कपि धन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। ऑप्शन बी कपीश। आगे है परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परोपकार, पर प्लस उपकार, मन मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से है, मनोरमा। 19 का ऑप्शन ए विसर्ग। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रदन उदय, चंद्रोदय, ऑप्शन डी गुण है। निम्न में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, जिसमें डबल मात्रा आती है, महोषध। सदाशय का सही संधि विच्छेद, सदाशय, सदाशय का सही संधि विच्छेद, सत धन आशय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कौन सा है, 23। परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, परमात्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 1 फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर करो भाई आप लोगों का। निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है क्या, पराधीन, पर प्लस आधीन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद, पुत धन चारण, ऑप्शन डी वाला। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाशय। महाधन आशय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावन शब्द का सही संधि क्या होगा, पोधन अन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लास।
उत्थनलास। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? यण संधि। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, यद्यपि। आगे है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सही है? वृद्धि स्वर संधि महोषध। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद अतएव। अतः धन एव। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन। पवन में है अयादि संधि। 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि उज्ज्वल उत। तो 10 का ऑप्शन बी व्यंजन। अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद। अनुधन एषण, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? डिटेल में अगर आपको संधि करनी है तो आप हमारे रावत मोटिवेशनल हब नाम से चैनल है, आप उसे कर लीजिएगा। वहाँ पर विलोम शब्द आपके कंप्लीट हो गए हैं। नवंबर में आपका कंप्लीटली जितने क्वेश्चन हो सकते हैं और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी वहाँ पर। तो वहाँ से आप करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट आपका चल रहा है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। स्वर संधि। नवोड़ा का संधि विच्छेद। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता चले यहीं से ही टपक गया है क्वेश्चन, और आना भी ऐसे ही है। नव धन उड़ा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, उस पे प्रैक्टिस हो रही है, तो जाएगा कहाँ से भी क्वेश्चन। व्याप्त में संधि 14 का यण संधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति। उन्नति का उत प्लस नति, ऑप्शन बी। आगे है प्रणाम। प्रणाम में कौन सी प्रणाम में बताओ भाई इसका सही ऑप्शन संधि विच्छेद। प्र प्लस नाम, प्रत्यक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष। प्रतिधन अक्ष, स्वेच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। सुधन इच्छा, स्वेच्छा। सरोज का संधि विच्छेद करो, सरोज। सरह प्लस ज, मनोहर का संधि विच्छेद अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। मनह धनहर। जगदीश का जगत प्लस ईश, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, जो व्यंजन संधि को पहचानने का उदाहरण है कि उसमें क्या लगा होता है, इस तरीके से आधा वाला इसमें क्या होता है? वर्ण होता है, तो ये हलंत लगा होता है, ठीक है ना। तो अच्छे से उसे क्या करना है आपने? संविधान, सम धन विधान। संस्कृति, सम प्लस कृति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यशोधा, यशोदा। यश है प्लस दा। अंतरात्मा, अंतरात्मा का अंतः प्लस आत्मा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान विसर्ग संधि, मनः। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि, इति धन आदि। तेजोमय का सही संधि विच्छेद तेजोमयी। तेजह धनमयी। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र। महाधन उदय, महाधन उदय। महाधन उदय बताओ भी इसकी संधि क्या बने इसका 30 का ऑप्शन है महोदय। और महोदय कई बार पूछा गया है, आपको बताना है कि महोदय में कौन सी संधि है। सद्भावना का संधि विच्छेद, सद्भावना। सत्य प्लस भावना। वृक्ष छाया का संधि विच्छेदन होगा, वृक्ष छाया का संधि विच्छेदन क्या होगा? ऑप्शन डी वृक्ष धन छाया। क्या होगा? वृक्ष धन छाया हो। तो आज भी 120 प्लस क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग के रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। बताओ, निम्नलिखित या निम्नांकित विकल्पों में से विषम को छांटना है, तो छांटो विषम को। देखो भाई, अगर आप इसका अपोजिट लोगे ना तो डी का DW होता है, बी का वाई हो जाता है, एच का हाई स्कूल HS हो जाता है, फुल फ्यूल फुल अपोजिट होता है। इससे तो लॉजिक बैठ नहीं रहा। आप देखो ना, डी और बी माइनस करो, डी आता है 4 पर, बी आता है 2 पर, तो यहाँ पर क्या चला? -2। ऐसे ही एच और एफ, एच आता है 8 पर और एफ किस पे आता है? 6 पे आता है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो किसका चल रहा है? यहाँ पर भी 2 का चल रहा है।
ऐसे ही n आता है, l कौन से नंबर पर आता है जरा जल्दी बताओ। 12 पर आता है, 12 पर l आता है, और n कौन से नंबर पर 14। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंशियल है। अब जो j आता है, j आता है बच्चे 10 पर, और h आता है आपका किस पर, h आता है 8 पर आता है भाई, है ना। तो 10 और 8 यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन डी ही आपका क्या है डिफरेंस, यहाँ पर ऑप्शन डी का ही, क्योंकि अन्य सभी में तीसरा स्थान +2 हो रहा है। तीसरे स्थान पर क्या हो रहा है बेटा, +2 हो रहा है। डी डब्ल्यू, डब्ल्यू और वाई के बीच में देखो, डब्ल्यू 23 पर आता है, और वाई कौन से नंबर पर आता है, तो डब्ल्यू से वाई जाएंगे तो डब्ल्यू आता है 23, डब्ल्यू एक्स वाई, तो +2 हो रहा है। तो जो दूसरा वाला स्थान है ना वो आपका यहाँ पर +2, तो ऐसे करके देखेंगे तो इनके बीच में आपका डिफरेंस आएगा अलग तरीके का, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, तीसरा स्थान +2 पहले और दूसरा स्थान +2 चौथा, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऐड हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहा है। लॉजिक लगा करके देखना एक बार, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप लोगों का पासे से क्वेश्चन रखा है आज। बताओ, एक पासे के 6 फलकों का नाम नीचे दर्शाए अनुसार वाई आर बी आई पी व जे। कुछ नहीं करना है आपको, आर के अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। जब भी आपका क्या होता है, डाइज वो कितना भी दे दे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन आपने पढ़ा होगा। जब भी आपका अगर बेटा सिंगल डाइस दिया होता है, क्या दिया होता, सिंगल डाइस अगर आपको यहाँ पर दिया होता तो आपसे पूछता कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है 1 का अपोजिट बताना है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। सपोज यहाँ पर एक पासा डाइस पासे की एक स्थिति दी गई होती, एक पासा दिया होता। जब सिंगल पासा दिया होता है तो वहाँ पर देखते हैं कि वो सिंगल आपका मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरल डाइज यानी कि सामान्य पासा है। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि जनरल है या फिर आपका मानक पासा है। देखो भाई, अगर आपके जो ये पड़ोसी सतह जो भी आपको दिख रही है, क्योंकि पासे में जो दिखती हैं वो सतह दिखती हैं, टोटल सतह होती है 6 जो दिखती हैं। एक टाइम पर उछालने पर 3, लूडो खेलते हो ना, 3 ही सतह आपको नजर आती हैं और 3 इसमें छिपी हुई होती हैं। तो देखो, इन 3 छिपी, 2 आपकी 3 हिडन है वो तो आपको दिख नहीं रही, लेकिन जो दिख रही हैं उसमें देखो क्या उनका पड़ोसी 3 और 5 का योग 7 बन रहा है, नहीं बन रहा है। 5 और 1 का 7 योग नहीं बन रहा है, 1 और 3 का। तो यहाँ पर देखना होता है कि जो आपको सतह दिख रही है उनमें उन सतहों किसी भी, अगर किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग सम यानी कि योग 7 आ रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, आपका सामान्य पासा है। और सामान्य पासे में हम कभी भी अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 और 3 8 होता है, 5 और 1 6 होता है, 3 और 1 4। तो ये किसी भी सतह का योग यहाँ पर 7 नहीं बन, यानी कि यहाँ पर 7 नहीं बन रहा है, तो हमें 7 अपोजिट सतह को मिलाकर 7। तो 3 में हम कितना ऐड करें कि वो 7 बन जाए, 4। ऐसे 1 में कितना ऐड करें कि वो आपका क्या बन जाए, 7 6। तो ये क्या है, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ऐसे ही 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। आपसे मैंने पूछा कि 1 का अपोजिट, तो आपने करना चाहिए था 6। ठीक है, तो ये होता है आपका मानक पासा। मानक पासे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। लेकिन अगर आपका डाइस की 2 स्थिति दिखाई गई है या 4 स्थिति जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, पासा एक ही है, हम उसे अलग अलग तरीके से उछालते हैं, 3-4 बार उछाला तो अलग अलग पोजीशन आई हर बार, कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 4, कभी 5, कभी 6। लूडो तो खेलते हो ना, तो वही। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, चाहे 2 पोजीशन दी हो आपको डाइस की, 3 पोजीशन दे दे या 4 पोजीशन दे। सबसे पहले देखो, आप पहले और दूसरे डाइस को उठाओ, वहाँ पर देखो कि 1 कॉमन कौन सी सतह है। तो यहाँ पर P और P दोनों क्या है, आपकी 1 कॉमन है। तो सबसे पहले वाले डाइस को उठाओ P के बाद ना क्लॉकवाइज चल, जो कॉमन डाइस होती है, जो कॉमन डाइस है उससे उसको रखो पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो फिर आपका क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में चल दो, इस तरीके से चलती है घड़ी की सुई। P के बाद Y आता है और Y के बाद यहाँ पर I है।
क्लियर है भाई। अब सेकंड वाले को देखो, तो कॉमन वाले के नीचे देखो p कॉमन था, यहाँ पर भी, तो कॉमन के नीचे कॉमन आ जाता है, ये y है, ठीक है। और फिर क्लॉकवाइज चल दो, अब बाकी सतहों को रख दो, y तो b यहाँ पर आ जाएगा y के नीचे, और ये r आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर y भी आ गया है, r भी आ गया है, कौन सा नहीं आया इन 6 सतहों में? तो आपका 6 फलक में आपका कौन सा नहीं आया? b नहीं आया। तो इसका मतलब है b p का अपोजिट है, और b p p b का अपोजिट है। b तो आ रखा है भाई, कौन सा नहीं आया? j नहीं आया ना, j नहीं आया, जी। तो j का अपोजिट जो हिडन होता है, जो आपको नहीं दिख रहा है 6 सतहों में, वो j यहाँ पर नहीं नजर आया इस वाले डाइज में। तो इसका मतलब j p का अपोजिट, p j का अपोजिट, y b का अपोजिट, b y का अपोजिट, i r का अपोजिट, r i का अपोजिट। आपसे पूछा था r का अपोजिट, तो r का अपोजिट क्या हो जाएगा? c i हो जाएगा। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और सेशन ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उत्तराखंड के क्वेश्चंस नहीं हुए क्या आज आपके? भाई क्वेश्चन ऐड करना भूल गई थी मैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किस किस एग्जाम में ये पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? बताओ भाई। राधा भट्ट, ऑप्शन सी। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? चिपको आंदोलन से रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे है, उत्तराखंड प्रथम जनजातीय समूह किसे माना जाता है? कल भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये आंसर हो जाए। और 2000 देखो, नायब तहसीलदार 2016 में पूछा गया है, और कल मैंने वन आरक्षी परीक्षा 2021 कराया था ना, उसमें भी पूछा गया है। ऑप्शन ए कोल। जौलजीबी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है, जो कि पिथौरागढ़ में 1914 से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ है। काली और गौरी। आगे है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा है, कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। कोई मुझे बताएगा हमारे भारत का एरिया कितना है? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर R.S. टोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? कौन से फल की जो पैदावार है वो नहीं होती है? नारियल। आगे है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी में थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक? अब मैं ये टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगी कि देखो इस एग्जाम में पूछा गया, आप खुद देख सकते हैं। देखो भाई, जगत राम वर्मा भी हैं, फकीरा सिंह चौहान भी, और नंदलाल भारती भी हैं, इसलिए ऑप्शन डी। चलो भाई, गलत युग्म का चयन करना है। तो एरीज ऑब्जर्वेटरी जो है वो नैनीताल में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के हरिद्वार में है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग में है, और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में है। तो ऑप्शन बी, क्योंकि ये देहरादून में, ना कि हरिद्वार में, ठीक है ना, देहरादून में है। अब नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन करना है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है क्या? जिम कॉर्बेट नैनीताल और पौड़ी में पड़ता है, अशकोट पिथौरागढ़ में, बिनसर अल्मोड़ा में है, लेकिन उत्तरकाशी में नहीं, चमोली में है। उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नरेंद्र नगर टिहरी में है। अब देखो, आपको अब ये मत पूछना कि मैम कौन सी बुक है, क्या है, उसमें ज़्यादा सेट नहीं है ना, तो मैं जितना होगा मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो अब ऐसे आप खरीदने लगो, मेरे को तो कराना है, इसलिए मैं परचेज करती हूँ, अच्छी चीज़ें मुझे लगती हैं। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला। कहीं पर मैंने आपको पहले कराया था, तो ललिता प्रसाद नैथानी, तो उससे भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर गिरिजा नैथानी आता तब आप टिक करते, अगर यहाँ पर है विशंबर दत्त चंदोला तो आप इसी को टिक करेंगे, और आयोग ने भी इसी को माना है, ऑप्शन आपका ए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो भाई, पेपर कुछ ऐसा वो नहीं होता है,
अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो पेपर बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको टफ लगेगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इजी, टफ भी आपको इजी लगने लगेगा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर है? अलकनंदा। नेक्स्ट आपका सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सो कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 16। सो 16 का आंसर बताएंगे आप लोग। देखो भाई, केदारनाथ तो है हमारा रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ कहाँ है? हमारा चमोली में है। यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में है, और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो हमारा नैनीताल में है। तो आंसर क्या बनेगा? 2431 ऑप्शन डी बनेगा। आगे है, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? आपने पहले भी पढ़ा है, चिपको मोमेंट से। सूची 1 को सूची 2 से फिर से आपकी सूचियां आ गई हैं, तो मिलाइएगा। और एग्जाम में इस तरीके से पूछा भी जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। जॉली ग्रांट आप जानते हैं देहरादून में है ना? जॉली ग्रांट कहाँ पर है? देहरादून में है। पंतनगर हमारा उधम सिंह नगर में है। गौचर हमारा चमोली में है। और नैनी सैनी हमारा कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होगा। आगे क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो बताओ भाई। सो ध्यान रखना है, K2 की बात करें तो JNK में है ना? गॉडविन ऑस्टिन। नंदा देवी की बात करें तो ये हमारे उत्तराखंड में है। तारा पहाड़ बताओ, कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये सिक्किम में है। तो फोर्थ का तो हो जाएगा 3, और तारा फिर बचा कौन? हिमाचल प्रदेश, तो 4 हो जाएगा। तो 2143 ऑप्शन ए। अगर आपको यहाँ पर कंचनजंगा पता था और तारा पता नहीं भी था, तो कंचनजंगा सिक्किम में पता था, तो वो अपने आप आपका टिक हो जाता। आगे है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? नैनीताल में है। आगे है, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है, क्या नाम दिया गया? नमामि गंगे। क्या नाम दिया गया है? नमामि गंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है? भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? और आपके लिए क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत अच्छे से चीज़ें कवर कराई हैं BS नेगी सेकेंड एडिशन ऑब्जेक्टिव सेशन में, है ना? तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा भी मैंने बताई थी आपको, तो फटाफट बताइएगा कौन सी है और कब बनी है। सो 23 का ऑप्शन ए संस्कृत है, पहली हमारी हिंदी है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से निकलती है। आगे है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका है 0.83%, ऑप्शन ए। आगे सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, सेट नंबर 2 है, मतलब उत्तराखंड जीके का। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर जो है वो कितनी है? सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चे आपको यहाँ पर टिक करना है, और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 79.63% होगा। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है? ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है और आयोग ने इसी को आंसर भी माना था। आगे क्या है आपका 2 का आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से हैं? कल ही मैंने आपको कराई हुई है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, अमोघ भूति प्रकार की, कल कराई, मॉर्निंग में कराई है। सो 2 का आंसर कल कराई है शायद, प्रीवियस ईयर। ये देख लो आपके क्वेश्चन, आप बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते। ये 2012 का पेपर क्वेश्चन आपका 2021 में भी पूछा जा रहा है। तो वही चीज़ है कि पढ़ना आपको सभी है। और BS नेगी का सेकेंड एडिशन का भी मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं देखिए ना वीडियो, जाकर देख लो, फ़ायदा करेंगी आपको। ऑप्शन सी कुड़ेंद हो जाएगा। हेली पार का नया नाम क्या है? हेली। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अब आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट का भी नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा इन्होंने करने की घोषणा कर दी है। अशकोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होती है? पहाड़ संस्था के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5।
कि उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं, यानी कि वो लैंड लॉक्ड हैं। बहुत अच्छे से कराया हुआ है। नाम भी बताए थे और मैप में भी मैंने आपको दिखाया था, 4 हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं वो 4, कमेंट में करो भाई, जल्दी बताओ। एक है आर फॉर रुद्रप्रयाग, और टी फॉर टिहरी हो जाएगा, ए फॉर अल्मोड़ा हो जाएगा, बी फॉर बागेश्वर हो जाएगा। आगे है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय जो कि नैनीताल में है, इसकी स्थापना कब हुई है? सन 1973 में हुई है। ये क्वेश्चन भी आपका फिर से रिपीट हुआ है 2021 में, 2016। अब भाई कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया। ये तो मैंने कल कराया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो क्लियर सा नजर आ रहा है भाई, आंख बंद करके आंसर कर सकते हैं। भोजपुरी। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है? आभूषण भी कराए हुए हैं। मुंद्री हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है हवाई अड्डा जो है पिथौरागढ़ में, अभी आपने पढ़ा है ऊपर, मैचिंग करा था। सो नैनी सैनी पढ़ा था ना, वो हवाई अड्डे ही पढ़ रहे थे आप। आगे है उत्तराखंड में कितने जिले हैं? सारी परिवहन वगैरह आपको करा चुकी हूँ मैं बहुत अच्छे से। अब 11 का हो जाएगा डी, 13 जिले हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। सही विकल्प आपको बताना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का। सही देखो भाई, उत्तरकाशी जो है नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान उत्तरकाशी में है। योग पतंजलि योग विश्वविद्यालय आप जानते हैं हरिद्वार में है। हिमालय ड्रग्स कंपनी आपकी कहाँ? देहरादून में है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी आपकी मसूरी में है। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति शासन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगा? लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कितने दिनों तक रहा था? 27 मार्च 2016 से शुरू हुआ, 11 मई 2016 तक रहा, लेकिन कितने दिन का था ये? और अनुच्छेद है आपका सी 356 के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? पढ़ी है आपने, खरवार तो नहीं पढ़ी है ना। ऑप्शन डी बुग्याल क्या होते हैं? ये क्वेश्चन अभी भी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका पहाड़ों में स्थित जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। आगे है उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम, है ना, मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है या नियुक्ति की जा सकती है? 12। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आप लोगों की। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 और ये है आपके ऑप्शन, तो मिलान कीजिए भाई। बिनसर है हमारा अल्मोड़ा में, अशकोट है हमारा पिथौरागढ़ में, और बचा कौन सा आपका? मालन पशु, तो वो हो जाएगा भाई पौड़ी में हो जाएगा। 231 ऑप्शन ए। आगे है क्वेश्चन, वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। उत्तरकाशी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गढ़केश्वरी कहा जाता है। तो गढ़केश्वरी के नाम से आप जानते हैं बहुगुणा जी को। कौन से बहुगुणा जी? अनुसुईया, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? टिहरी राज्य के पहले राजा सुदर्शन सहाय। अच्छा, टिहरी बना कब है? इसका आंसर कमेंट करके बताओ। निम्न में से किसको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? बड़ौनी जी को कहते हैं उत्तराखंड का गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? वीरेंद्र रावत जी हैं। 22 का ए हो जाएगा। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जो है जाना जाता है? तो किस स्थान से भागीरथी को हम गंगा के नाम से जानते हैं? फटाफट आंसर कीजिएगा आप इसका। ध्यान रखना है। 24 का सी हो जाएगा देवप्रयाग। FL2 नीति का संबंध किससे है? FL2 नीति का संबंध बताओ। FL2 नीति का संबंध जो है वो किससे है? फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा।
सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड की शराब नीति से इसका संबंध है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसा भी नहीं है कि फालतू बकवास की है, क्योंकि फालतू बकवास करने से अच्छा है कि हम काम की चीज़ें करें, ना तो आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि दोनों का टाइम इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आज का फीडबैक आप लोगों को देना है। और वो कल के क्वेश्चन में करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत हो गया था, मुसीफिकुर जो है वो बांग्लादेश से है ना, तो वो जल्दी जल्दी में गलत मैंने पाकिस्तान बता दिया था, वो बांग्लादेश आपको करना है, जबकि मैंने कमेंट बॉक्स में भी उसे पिन अप किया है, तो आप उसे सही कर लीजिए, बाकी सब कुछ आपका ओके है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।